गुड आफ्टरनून क्लास। मैं अजय सिंह। अभी तक हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत गांधीयन पे काम कर रहे थे। अब गांधी जी की उपलब्धियां, गांधी जी के जो मुख्य कार्य भारत में किए गए दक्षिण अफ्रीका के उपरांत, उन सब के संदर्भ में हमें आज कार्य करना है। जैसे कि पिछली क्लास में जो जो चीज़ें हो चुकी है उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, तो चंपारण सत्याग्रह। किसकी बात करेंगे? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। पहली बात हमें यह पता होना चाहिए कि चंपारण जो सत्याग्रह है, चंपारण जगह कहां पड़ती है? चंपारण जगह पड़ती है बिहार में। चंपारण की एक समस्या थी नील की खेती को लेकर के, क्योंकि वहां पर लोग जो नील की खेती कर रहे थे उसमें समस्या ये आ रही थी कि उन्हें कुल भूभाग के 3/20 भाग पर, कुल भूभाग के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य ही था, क्योंकि अब तक लोग करते हुए आ रहे, समस्या नहीं हो रही थी। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय देखा जाता है नील की मांग कम हो गई। जब नील की मांग कम हो जाती है तब क्या है, उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, और उचित मूल्य ना मिल पाने के कारण किसान परेशान है। इसलिए चंपारण के एक गांधीवादी विचारधारा के एक नेता हैं जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल चंपारण से आकर के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी को आमंत्रित करते हैं, जिस पर हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा भी की है। अब गांधी जी उस विषय वस्तु को देखते हुए तैयार हो जाते हैं और चंपारण सत्याग्रह करने के लिए तैयार होते हैं। जो नील की खेती, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? 1917 में। आपको ध्यान रखना है, चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? गांधी। किसने किया है? गांधी ने। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व पूछा जाएगा तो आप बताएंगे गांधी ने किया। चंपारण सत्याग्रह जो होता है, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य, सत्य चीज, सत्य रूप देखा जाता है। सत्यता को देखते हुए सत्य की जो एक विचारधारा होती है कि सत्यपूर्वक, ट्रुथ, आग्रह करना। सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह। इसलिए चंपारण में देखा जाता है कि सत्याग्रह, चंपारण जो सत्याग्रह होता है नील की खेती को करने के लिए होता है। तो चंपारण सत्याग्रह पूछा जाए हुआ कब है तो क्या बताएंगे? 1917। सवाल पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है तो क्या बताएंगे? गांधी। सवाल पूछा चंपारण 3/20 भाग, कितने पर? 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ये समस्या थी। आपके पास जितना भूभाग है उस पर आपको 3/20 भूभाग पर खेती करना अनिवार्य, मतलब कहने का मतलब है इसका 15%, कितना? 15%, आपकी कुल भूभाग का 15% नील की खेती करना अनिवार्य है। इस सत्याग्रह के साथ देखा जाता है यह गांधी के द्वारा किया गया जो सत्याग्रह था सफल होता है। इसकी सफलता के तहत, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के तहत गांधी को, ध्यान रखना है किसको? गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी को, ध्यान रखना, गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी जाती है।
किसकी उपाधि? महात्मा की उपाधि दी जाती है। महात्मा की उपाधि। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के तहत गांधी को रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि प्राप्त हुई। सीधे सवाल पूछा जाता। अब सवाल है ऑब्जेक्टिव, देखो यहां पर कैसे क्या बनते हैं, हमें इस चीज को ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या बनते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो क्या बताएंगे? 1917। क्वेश्चन नंबर 1, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, चंपारण सत्याग्रह का पूछा जाए नेतृत्व किसने किया? गांधी। चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत कौन सी किसकी खेती की जा रही थी? नील की खेती। इसको नील की खेती को तिनकठिया पद्धति की खेती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिनकठिया पद्धति। तो नील की खेती तिनकठिया मतलब 3/20 भाग अर्थात 15%। क्या नाम था इसका? तिनकठिया। तिनकठिया नील की, किसकी? नील की। भैया ध्यान रखना, नील की तिनकठिया पद्धति की खेती। अब एग्जाम में सवाल बनता है नील की तिनकठिया पद्धति की खेती कहां की जा रही थी? आप बताएंगे कि नील की तिनकठिया पद्धति की खेती कितने भूभाग पर की जाती थी। सवाल यह बनता है कि नील की तिनकठिया पद्धति की खेती कितने भूभाग पर की जा रही थी, तो क्या बताएंगे? 3/20 भूभाग पर की जाती थी। इसकी सफलता के तहत रवीन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि। तो आपको ध्यान रखना है, इस पे सवाल आपका ये बनता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो क्या बताएंगे? 1917। क्वेश्चन नंबर 1, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, नील की तिनकठिया पद्धति की खेती कितने भूभाग पर होती थी? 3/20 भूभाग पर होती थी। पूछा जाए प्रतिशत पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 15% पर होती है। और गांधी को, ध्यान रखना, गांधी को इंपॉर्टेंस है, गांधी को किसने? रवीन्द्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी उपाधि दी जाती है? महात्मा की उपाधि दी जाती है। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है। रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि देने के बाद देखा जाता है गांधी का एक बड़ा कद होता है। और चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने पूरे देश में गांधी को देखा जाता है कि धरा से लेकर के गगन चुंबी ऊंचाई तक उनको उनके स्तर को बढ़ाने की जो आयाम मिला, बढ़ाने की जो उपलब्धि मिली इस सत्याग्रह के तहत, ये सफल होता है। सफल होने के बाद आगे आप देखते हैं एक और देखा जाता है आंदोलन होता है, एक और आग्रह होती है गांधी के द्वारा। अगला पॉइंट हमारा जो होगा जिसमें आप देखते हैं उसका नाम है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्या होता है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। सीधे सवाल पूछा जाता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, पहली बात हमको समझना होना चाहिए कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था क्या? अहमदाबाद में मिल मजदूरों के द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यहां के मिल मजदूरों ने गांधी से आग्रह किया कि हमारा आप साथ दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या के अंतर्गत हम लोग घिरे हुए हैं। वो समस्या के क्या थी? प्रश्न इस पर बनता है, समस्या ये थी कि मिल मजदूर जो अभी तक मिलों में काम करते थे अब वो काम करने में असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्लेग नामक एक बीमारी फैली हुई है जिसके कारण काफी जनधन की हानि हो चुकी है। काफी जनधन की हानि हो चुकी है। समस्या क्या है? प्लेग नामक बीमारी। प्लेग एक बैक्टीरिया, प्लेग है क्या? बैक्टीरिया द्वारा अर्थात जीवाणु जनित, बैक्टीरिया के द्वारा अर्थात जीवाणु जनित एक बीमारी है जो पिस्सुओं से, चूहों से होती है। चूहों के देखा जाता है पिस्सू होते, उनके द्वारा ये बीमारी होती है जिसके द्वारा जनधन की हानि हो जाती है, काफी संख्या में नुकसान होता है। इसलिए मिल मजदूरों ने मिल मालिकों से बोनस की मांग की। इस बोनस की मांग के लिए देखा जाता है लोग
बहुत मेहनत करते हैं, मिल मजदूरों के विरोध में एक संगठित होकर एक बड़े स्तर की मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके लिए गांधी जी से आग्रह करते हैं, गांधी जी उनके साथ में खड़े होते हैं। इसलिए बताया जाता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918। कब होता है? 1918। इसमें ध्यान रखना है कि अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन होता है 1918 में, आंदोलन का नेतृत्व सीधे पूछा जाता है। आंदोलन का नेतृत्व जो पूछा जाएगा कि नेतृत्व किसने किया, तो आप बताएंगे क्या, कौन है? तो फिर आपके नाम एक आता है, वही नाम जिसका नाम है गांधी। मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया गांधी। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के तहत गांधी ने, ध्यान रखना, के तहत गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल की। सर्वप्रथम भूख हड़ताल की। आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम गांधी ने भूख हड़ताल किस आंदोलन के तहत की, तो आपको बताना होगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के तहत गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल की। सीधे सवाल बनता है, आपको इस चीज को गौर करना होगा कि सर्वप्रथम भूख हड़ताल, ये शब्द गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के तहत गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल की। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी ने किया। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब होता है? 1918 में होता है। नोट पॉइंट देंगे यहां पर कि मिल मजदूर, क्या बोलेंगे? मिल मजदूर बोनस की मांग कर रहे थे। क्या बात मांग कर रहे थे? बोनस। मिल मजदूर बोनस की मांग कर रहे थे। क्योंकि ये शब्द हमें जोड़ना होगा, क्योंकि प्लेग नामक बीमारी की वजह से जनधन की हानि हुई। जनधन की हानि हुई। आपको यह ध्यान रखना है। सवाल पूछा जाता है कि मिल मजदूर बोनस की, ध्यान रखना, मिल मजदूर बोनस की मांग कर रहे थे क्योंकि प्लेग नामक बीमारी की वजह से जनधन की हानि हुई थी। इस समस्या से गांधी इनको निजात दिलाते हैं। इसलिए सवाल पूछा जाता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जब आंदोलन कर रहे थे तो कौन सी बीमारी ऐसी थी जो फैली हुई थी, तो आपको बताना है कौन सी बीमारी थी? प्लेग। कौन सी बीमारी थी? प्लेग नामक बीमारी की वजह से किसकी मांग कर रहे थे लोग? बोनस की मांग कर रहे थे। क्या मांग कर रहे थे? बोनस की मांग कर रहे थे। लगभग 35% बोनस की मांग। सीधे सवाल पूछा जाए कितने प्रतिशत की बात है? 35% बोनस की डिमांड थी कि हमको कम से कम देखा जाए 35% बोनस की बात कर रहे थे, बोनस दिया जाए, जिसके लिए गांधी जी इनके साथ खड़े होकर काम किया। अब आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ कैसे बनाने हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव आपको इसलिए बनाने हैं, सवाल पूछा जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918। क्वेश्चन नंबर 1, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के तहत गांधी ने, किसने? गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल की। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल पूछा जाता है किस आंदोलन के तहत गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल की, तो आप बताएंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के तहत गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल की। सवाल पूछा मिल मजदूर किस लिए आंदोलन कर रहे थे? क्योंकि प्लेग मिल मजदूर बोनस की मांग कर रहे थे। किसकी मांग कर रहे थे? बोनस की मांग कर रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए किस वजह से, प्लेग नामक बीमारी की वजह से वो बोनस की मांग कर रहे थे। प्लेग नामक बीमारी की वजह से काफी जनधन की हानि हुई थी, जिसमें 35% बोनस की ये लोग बात कर रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918।
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व गांधी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में मिल मजदूरों द्वारा मिल मालिकों के विरोध में, मिल मजदूरों द्वारा मिल मालिकों के विरोध में अर्थात विरुद्ध उनके आंदोलन किया, जिसमें गांधी ने उनका सहयोग किया और वो डिमांड कर रहे थे बोनस की। तो आपको ये सवाल ध्यान रखना है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, नेतृत्व गांधी। गांधी सर्वप्रथम भूख हड़ताल पर बैठते हैं। प्लेग नामक बीमारी की वजह से मिल मजदूर परेशान हुए, उनकी जनधन की हानि हुई। तो पहला चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। आगे देखते हैं 1918 में एक और समस्या आती है जिसका नाम है खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन जो होता है, ध्यान रखना, खेड़ा किसान आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के जस्ट बाद खेड़ा किसान आंदोलन भी ये देखा जाए 1918। कब होता है? 1918। खेड़ा किसान आंदोलन का ध्यान रखना है। खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व आपसे पूछा जाए नेतृत्व किसने किया तो आप बताएंगे, किसको बताएंगे? गांधी को। सीधे खेड़ा एक तालुका है, खेड़ा गुजरात का एक तालुका था जहां पर सूखा अकाल पड़ने के कारण किसान लगान देने में असमर्थ थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध में इतना एक्सपेंस हुआ था, इतने खर्चे हुए थे कि ब्रिटिश सरकार का कहना था कि का मूल कारण पूछा जाएगा आपसे तो आपको बताना होगा कि मूल कारण क्या था। तो सूखा के तहत अकाल पड़ने की वजह से किसान लगान देने में असमर्थ थे। तो ध्यान रखना है मूल कारण पूछा जाएगा सूखा के, ध्यान रखना है मूल कारण पूछा जाएगा सूखा के कारण अकाल पड़ने की वजह से किसान लगान देने में असमर्थ थे। ये समस्या थी। तो ध्यान दें खेड़ा के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखें खेड़ा के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गांधी से भेंट की। आपको खेड़ा किसान आंदोलन 1918, खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व गांधी। खेड़ा किसान आंदोलन का मूल कारण पूछा जाए सूखा के कारण अकाल पड़ने की वजह से किसान लगान देने में असमर्थ थे। आपको इस चीज पे गौर करना है कि किसान लगान देने में असमर्थ थे। किसके कारण? सूखा के कारण। अकाल पड़ने की वजह से क्या पड़ा था? अकाल पड़ने की वजह से किसान लगान देने में असमर्थ थे, और जिसकी वजह से आपको ध्यान रखना है कि खेड़ा के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गांधी से भेंट की। तो आपसे पूछा जाए खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया तो क्वेश्चन नंबर 1 गांधी। खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ? 1918। खेड़ा किसान आंदोलन का मूल कारण क्या था? सूखा के कारण अकाल पड़ने की वजह से किसान लगान देने में असमर्थ थे।
नोट इस साइड में देखते हैं हम लोग कि खेड़ा के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गांधी से भेंट की और गांधी ने इस समस्या का निराकरण किया। तो खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ? 1918 में। क्वेश्चन नंबर 1, खेड़ा किसान का नेतृत्व किसने किया? गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, खेड़ा किसान आंदोलन सूखा के कारण अकाल पड़ने की वजह से किसान लगान देने में असमर्थ थे। खेड़ा के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गांधी से भेंट की और जिसकी तरह देखा जाता है कि गांधी ने इस आंदोलन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। तो आपको ध्यान रखना है कि 1918, अब यहां पर नोट पॉइंट लिखते हैं, हमको एक चीज ध्यान रखना है, 1918 में पहले अहमदाबाद क्या होता है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में ही खेड़ा किसान आंदोलन, क्या? खेड़ा किसान आंदोलन। तो आपको 1918 की 2 घटनाएं याद रखनी है, ध्यान रखना। 1918 की 2 घटनाएं याद रखना है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा किसान कभी कभी आपको ध्यान एग्जाम में लिख के आ जाता है, खेड़ा किसान सत्याग्रह, वहां पर भी देखा जाता है। तो आपको एक इंपॉर्टेंस है कि अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए गांधी ने आंदोलन किया, खेड़ा के किसानों के लिए गांधी ने आंदोलन किया। बस आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक नाम आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई घटनाओं के अंतर्गत आपसे बता चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आर्थिक स्थिति ब्रिटिश सरकार की बहुत कमजोर हुई। इसके लिए उसने सख्त से सख्त नियम अपनाए और लगान वसूल करने के लिए उसने अपने कार्यक्रम को जारी रखा। इसलिए एक एक्ट आता है सर सिडनी रॉलेट, ध्यान रखना है, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट, आपको इंपॉर्टेंस देना है, रॉलेट एक्ट। सीधे सवाल पूछा जाता है, रॉलेट एक्ट, क्या बोलेंगे? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट सवाल बनता है, रॉलेट एक्ट था क्या? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट कब आया? आपको ध्यान रखना है, मार्च 1919। पहला सवाल बनता है, रॉलेट एक्ट मार्च 1919। रॉलेट एक्ट का नेतृत्व सर सिडनी रॉलेट, क्या नाम था? ये भी सीधे सवाल पूरा नाम पूछा जाता है, सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट। रॉलेट एक्ट कब आया? मार्च 1919। रॉलेट एक्ट का नेतृत्व सर सिडनी रॉलेट। रॉलेट एक्ट के तहत ध्यान रखना है, रेवेन्यू वसूला जाना मूल उद्देश्य था। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत लगान वसूला गया और जिस लगान वसूला गया, यदि कोई लगान नहीं देता है तो ब्रिटिश सरकार का कथन है कि किसी न किसी प्रकार से जैसे तैसे लगान वसूलना चाहिए, चाहे स्थितियां कुछ भी हो। इसलिए रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। सवाल बनता है कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? तो क्या बताएंगे? रॉलेट एक्ट को बताएंगे। तो रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना वकील तथा बिना दलील, दलील का
कानून कहा गया। तो आपसे पूछा जाए कि रॉलेट एक्ट कब आया? मार्च 1919। रॉलेट एक्ट का नेतृत्व किसने किया? सर सिडनी रॉलेट। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। कारण पूछा जाए रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून, कि आप से यदि लगान वसूला जा रहा है तो यदि आपके खेत में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, वर्षा हो गई, कुछ भी हो गया, आपको लगान देना ही देना है। ना आप, ध्यान रखिएगा कि ना आप अपील कहीं कर सकते हैं, ना आप कोई वकील करके कोर्ट जा सकते हैं, और ना आप कोई दलील दे सकते हैं। कि आप दलील भी नहीं दे सकते हैं, ना आप कोई वकील के माध्यम से देखा जाए सरकार को घेरने के लिए आप न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं, ना कोई अपील कर सकते हैं। इसलिए इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया है। तो आपको सवाल कैसे बनते हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। सवाल आपके इस प्रकार बनते हैं कि सवाल पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट कब आया, तो आप बताएंगे मार्च 1919। रॉलेट एक्ट का नेतृत्व किसने किया? सर सिडनी रॉलेट। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? तो क्या बताएंगे? रॉलेट एक्ट को कहा गया है। किसको कहा गया है? रॉलेट एक्ट को कहा गया है। ये 1919 मार्च की पहली घटना घटती है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, खेड़ा किसान आंदोलन 1918। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार जनधन अर्थात काफी एक्सपेंस होने की वजह से सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट आता है, जिसके अंतर्गत जबरदस्ती लगान वसूला जाता है, समस्या कुछ भी हो। इसलिए एक तर्क आता है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? रॉलेट एक्ट कहा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आपको चंपारण सत्याग्रह देखा, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, उसके बाद खेड़ा किसान आंदोलन, उसके बाद रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बाद में एक घटना घटती है जो देश में उस समय दिल दहला देने वाली एक घटना घटती है, जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड ध्यान रखना है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में, ध्यान रखना, रॉलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी होती है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर लोगों की भीड़ एकत्रित होती है। उस भीड़ पर ध्यान रखना, उस भीड़ पर जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलवाई जाती है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत और मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। इसकी वजह से एक दिल दहलाने वाली एक इतनी बड़ी घटना हुई है, जिसके कारण देखा जाता है पूरे देश में हाहाकार है। प्रश्न बनता है यह घटना किस डेट को घटित होती है, किस सन में घटित होती है, किस कारण घटित होती है और कहां घटित होती है? तो आपको ध्यान है जलियांवाला बाग नामक हत्याकांड जो होता है 13 अप्रैल, डेट क्या है? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन। किस दिन थी? बैसाखी के दिन, बहुत इंपॉर्टेंट, बैसाखी के दिन। कहां? अमृतसर। कौन सी जगह है? अमृतसर। अमृतसर।
कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। कहां पड़ता है? पंजाब में। तो प्रश्न पूछा जाता है, जलियांवाला बाग नामक हत्याकांड की घटना कब घटित हुई? तो क्या बताते हैं? आपको बताना होगा कि 13 अप्रैल 1919। किस दिन? बैसाखी दिन। एक पंजाबियों में, सरदारों में एक त्योहार पड़ता है बैसाखी, उस दिन की घटना है। बैसाखी के दिन आपको ध्यान रखना है। कहां? अमृतसर। अमृतसर कहां पड़ता है? पंजाब। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन, अमृतसर, पंजाब। आज्ञा दे, जलियांवाला बाग घटनाकांड के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड के तहत ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के तहत बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, लेकिन हमको एक चीज और ध्यान करके लिखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के में जनरल ओ डायर, किसके द्वारा? जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर, ये नाम याद रखना भैया कि किसके द्वारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंतर्गत किसने गोली चलवाई थी? जनरल ओ डायर के द्वारा जलियांवाला नाम, जलियांवाला बाग में एकत्रित भीड़, इस चीज को हमें नोट पॉइंट इसको दो, ज्यादा सही रहेगा। नोट देखते हैं क्या होता है। जनरल ओ डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में एकत्रित भीड़ पर गोली चलवाई। गोली चलवाई जिसमें सैकड़ों लोगों की हत्या हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों की हत्या हुई। तो आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंतर्गत पूछा है किसके द्वारा गोली चलवाई गई? तो जनरल वो डायर के द्वारा। किसके द्वारा? जनरल ओ डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में एकत्रित भीड़ पर गोली चलवाई, जिससे सैकड़ों लोगों की हत्या हुई। इस बहुत बड़ी घटना थी, सैकड़ों लोगों की हत्या हो जाती है। तो सवाल पूछा जाता है, जलियांवाला बाग में भीड़ एकत्रित होने का कारण। जलियांवाला, फिर स्टार बना के एक पॉइंट लिखेंगे कि जलियांवाला बाग में भीड़ एकत्रित होने का कारण। जलियांवाला बाग में भीड़ एकत्रित होने का कारण क्या था? आपको इस चीज को अंडरलाइन करके लिखना होगा। एकत्रित होने का कारण क्या था? डॉक्टर सैफुद्दीन रॉलेट एक्ट के विरोध कर रहे थे। तो जलियांवाला बाग में भीड़ एकत्रित होने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध है। भीड़ का कारण था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी। तो जलियांवाला बाग में भीड़ एकत्रित होने का कारण डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी। ध्यान रखना, इसलिए भीड़ एकत्रित हुई थी,
इस भीड़ पर जलियांवाला बाग के अंतर्गत देखा जाता है 13 अप्रैल को भीड़ एकत्रित होती है। बैसाखी का दिन होता है। अमृतसर पंजाब में जनरल ओ डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में एकत्रित भीड़ पर गोली चलवाई जाती है, जिससे सैकड़ों लोगों की हत्या हुई। तो आपसे सवाल, अब यहां पर हमें सवाल को ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? सवाल पूछा जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंस, वो तो कहानी थी, इंपॉर्टेंस हमें यह देनी है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब घटित हुई? 13 अप्रैल। डेट याद रखना, सन 1919। क्वेश्चन नंबर 1, किस दिन? बैसाखी के दिन। किस दिन? बैसाखी के दिन। कहां? अमृतसर पंजाब। अब इसमें कितने सवाल बने? सवाल पूछा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ, तो आप बताएंगे 13 अप्रैल को। वर्ष कौन था? 1919। कौन सा त्योहार था? बैसाखी के दिन। कौन सी जगह थी? अमृतसर पंजाब। क्लास आप क्लास देखेंगे, क्लास में ही हम इतनी बार चीजों को इसलिए बार बार रिपीट करते हैं कि आपके दिमाग तक एकदम कोई जरूरत नहीं लिखने की, सिर्फ लेक्चर को आप सुन लेंगे, बस उतना ही प्रॉपर है, इसलिए बताते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर पंजाब। सीधे जलियांवाला बाग में भीड़ एकत्रित होने का कारण क्या था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। कौन? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के। दो नाम याद रखना, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में भीड़ एकत्रित हुई थी? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में यह भीड़ एकत्रित होती है। तो आगे आप देखते हैं, इस बड़ी घटना की वजह से देखा जाता है पूरी तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपोजिशन ने इस पर विरोध किया कि ये कैसा यहां पर कार्य हो रहा है, आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इसलिए देखा जाता है ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन बैठाला। उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। तो प्रश्न बनता है, हंटर कमीशन का गठन कब हुआ? 1919 में हुआ। हंटर कमीशन का उद्देश्य क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। तो हम क्या नोट यहां पर एक पॉइंट देते हैं, आपको ध्यान रखना है कि हंटर कमीशन का गठन, क्या नाम है? हंटर कमीशन का गठन। सीधे सवाल पूछा जाए कि हंटर कमीशन का गठन, हंटर कमीशन का गठन पूछा जाए कि हंटर कमीशन का गठन कब हुआ, तो आपको बताना होगा 1919। हंटर कमीशन का गठन कब हुआ? 1919। हंटर कमीशन का उद्देश्य आपको ये भी ध्यान रखना है, हंटर कमीशन का उद्देश्य पूछा जाएगा तो आप देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। क्या रखा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। ये दिमाग में रखना है। सीधे सवाल कि हंटर कमीशन का गठन कब हुआ, आपको बताना होगा 1919। हंटर कमीशन का गठन का उद्देश्य क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। आप ध्यान रखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर पंजाब। जलियांवाला बाग नामक स्थान पर भीड़ एकत्रित होने का मूल कारण था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी। इस एकत्रित भीड़ पर जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलवाने का आदेश दिया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोगों की हत्या हो जाती है। इस इतने बड़े हत्याकांड की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1919 में हंटर कमीशन का गठन किया और हंटर कमीशन ने रिपोर्ट दी कि मात्र 491 लोग इस घटना में हताहत हुए और इस घटना में जो उनकी हत्या हुई। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक जांच कमीशन गठित किया था। उस जांच कमीशन ने 1000 के ऊपर जलियांवाला बाग में हत्या का देखा जाता है कि हत्या करके और हत्या के साथ साथ उन्हें हत्या के साक्ष्य दिए। 1000 के ऊपर
लोगों की हत्या हुई जलियांवाला बाग नामक स्थान पर, जिसकी रिपोर्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की जांच कमेटी ने प्रस्तुत की। तो सवाल पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किस कमेटी का गठन किया था। तो आपको इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं कि जलियांवाला बाग नामक जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की जांच मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, किसके? मदन मोहन, ध्यान रखना कि किसके निर्देश में? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। तो उस हंटर कमीशन ने 491 का साक्ष्य दिया लगभग, और इसने 1000 के समथिंग साक्ष्य दिए लगभग। तो कहने का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान रखना इस चीज को यहां पर, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किसके नेतृत्व में की गई थी? मदन मोहन मालवीय। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कराई। ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कराई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच 2 कमीशन गठित होते हैं, एक मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जांच कमेटी, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जांच कमेटी का गठन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आपको बताना है जांच कमेटी का गठन होता है, जांच कमेटी का गठन होता है। फिर से एक बार हम आते हैं वापस, देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर पंजाब। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर पंजाब। जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलाने के निर्देश दिए जाते हैं। जलियांवाला बाग में जो भीड़ एकत्रित हुई थी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। हंटर कमीशन का गठन 1919। हंटर कमीशन का उद्देश्य था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जांच कमेटी का गठन होता है। तो आपको 2, एक कमीशन और एक कमेटी, एक आयोग एक समिति। तो ब्रिटिश सरकार हंटर कमीशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मदन मोहन मालवीय नेतृत्व में जांच कमेटी गठित हुई थी। बस यहां तक। आगे आप बात करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इस चीज को ध्यान रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। गांधी ने विरोध में, गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। सीधे सवाल पूछा जाता है, गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि किस घटना के तहत वापस कर दी थी? तो गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की
जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से इस देखा जाता है ऐसी एक घटना हुई थी जिस घटना की वजह से गांधी ने अपनी एक उपाधि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। आगे देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर ऑब्लिक नाइट की उपाधि वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर ऑब्लिक नाइट की उपाधि वापस कर दी। सीधे सवाल पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर ऑब्लिक नाइट, सर कहीं कभी कभी सर लिख के आता है, कभी कभी नाइट भी लिख के आ जाता है, सर ऑब्लिक नाइट, सर या नाइट की उपाधि वापस कर दी। एक पॉइंट और यहां से बनता है कि जलियांवाला बाग, ध्यान रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जमुनालाल बजाज ने, किसने? जमुनालाल बजाज के विरोध में जमुनालाल बजाज ने राय चौधरी की उपाधि वापस कर, राय बहादुर, सॉरी, किसकी? राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। अब देखो, अब हम यहां पर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना इस चीज को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जांच कमेटी का गठन किया गया। ठीक, तो सवाल पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस जांच समिति का गठन, किसके नेतृत्व में जांच समिति का गठन किया? तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी ने किसकी, कौन सी उपाधि वापस कर दी? कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर ऑब्लिक नाइट की उपाधि वापस कर दी। और देखा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। तो सवाल पूछा जाता है किस घटना के तहत जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। किस घटना की वजह से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सर या नाइट की उपाधि वापस कर दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के घटना के तहत। सवाल पूछा जाए कि देखा जाए कि गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि किस घटना के तहत वापस कर दी? तो क्या बताएंगे आप? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की वजह से। अब यहां पर हम फिर से एक बार देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्वेश्चन कैसे बनेंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 1। किस दिन? बैसाखी के दिन। क्वेश्चन नंबर 2। कहां? अमृतसर, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 3। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? जनरल ओ डायर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4। जलियांवाला बाग किसकी गिरफ्तारी के लिए भीड़ एकत्रित हुई थी? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी की वजह से भीड़ एकत्रित हुई। क्वेश्चन नंबर 5। हंटर कमीशन पूछा जाए कब गठित होता है? 1919। कब गठित होता है? 1919। ध्यान रखना, कब? 1919। किस वजह से, किस लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1900 सन पूछा जाए 1919 और पूछा जाए किस घटना के थे? जलियांवाला। तो 5, 6, 7। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कांग्रेस द्वारा जांच समिति किसके नेतृत्व में गठित हुई? मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन 8। किसने कैसरे हिंद की उपाधि वापस की? गांधी। क्वेश्चन 9।
सवाल पूछा जाता है, सर यह नाइट की उपाधि किसने वापस कर दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 10। राय बहादुर की उपाधि किसने वापस की? जमनालाल बजाज। क्वेश्चन 11। कम से कम एक पॉइंट से 12-13 क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। तो एक बार आपको फिर से ऐसे देखना है कि जलियांवाला बाग की बात करते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग नामक स्थान पर भीड़ एकत्रित हुई। उस भीड़ पर 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर पंजाब में जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलाने के निर्देश दिए जाते हैं। इस घटना के तहत सैकड़ों लोगों की नृशंस हत्या होती है। इस हत्या की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जांच समिति का गठन किया। दोनों की रिपोर्ट अलग अलग आती है। हंटर कमीशन लगभग 490-91 के आसपास रिपोर्ट देता है कि इतने लोगों की हत्या हुई। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में लगभग 1000 के आसपास की रिपोर्ट आती है कि इतने लोगों की हत्या हुई। इस नृशंस घटनाक्रम को देखते हुए महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर ऑब्लिक या नाइट की उपाधि वापस कर दी। जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। ये पूरा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड का टॉपिक क्लियर होता है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918, अहमदाबाद के बाद 1918 में ही खेड़ा किसान आंदोलन, 1919 में मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब 1919 में एक घटना और है जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा होगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, ध्यान रखना इस चीज को। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की वजह देखते हैं हम लोग। कुछ चीजें वैसी रखते हैं कि खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों, इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले एक स्टोरी, आपको एक कहानी बताते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ध्रुवीय राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था। मित्र राष्ट्र तुर्की को अपनी तरफ लाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। मित्र राष्ट्रों की स्थिति तथा मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व इंग्लैंड कर रहा होता है, जिसके अंतर्गत उसकी स्थिति कमजोर होती है और तुर्की उस समय ध्रुवीय राष्ट्र मतलब जर्मन और मन की तरफ था, इसलिए उसको अपने तरफ लाने के लिए प्रलोभन दिया। उस प्रलोभन के तहत तुर्की ध्रुवीय राष्ट्रों की ओर से हट करके मित्र राष्ट्रों की ओर शामिल हुई और देखा जाता है कि तुर्की में सेनाएं जाने से, तुर्की से होकर के आवागमन और एक सपोर्ट, सब कुछ मित्र राष्ट्रों को मिलना शुरू हुआ और कहा गया कि आपको युद्ध के पश्चात आपकी स्थिति को हम और स्टेबल करेंगे। लेकिन जस्ट इसके सब अपोजिट होता है। अपोजिट क्या होता है कि खिलाफत आंदोलन की बात जब हम करते हैं, अपोजिट ये होता है कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात तुर्की का विभाजन होता है। तुर्की का विभाजन होता है, तुर्की के खलीफा का पद समाप्त होता है और खलीफा के पद का समाप्त होना, तुर्की का विभाजन होना, यही एक खिलाफत आंदोलन का मूल कारण था। इसकी हवा समस्त भारत में जहां जहां मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग थे वहां पर इस आंदोलन का संचालन हुआ। इस आंदोलन को भारत में भी अक्टूबर 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व अली बंधुओं ने किया। और अली बंधु कौन है? शौकत अली और मोहम्मद अली।
कौन है? शौकत अली और मोहम्मद अली। तो आपको ध्यान रखना है खिलाफत आंदोलन हुआ कब? खिलाफत आंदोलन अक्टूबर 1919। कब हुआ? अक्टूबर 1919। इंपॉर्टेंट। खिलाफत आंदोलन का मूल कारण आपसे पूछा जाए, मूल कारण क्या थे? तो खिलाफत आंदोलन का मूल कारण है तुर्की का विभाजन और खलीफा के पद को समाप्त करना। क्या है? तुर्की का विभाजन, तुर्की का विभाजन एवं खलीफा के पद को समाप्त करना। आपको बता दिए खिलाफत आंदोलन अक्टूबर 1919, मूल कारण तुर्की का विभाजन एवं खलीफा के पद को समाप्त करना। खिलाफत आंदोलन का भारत में नेतृत्व, खिलाफत आंदोलन का आपसे पूछा जाए भारत में नेतृत्व, तो भारत में नेतृत्व पूछा जाएगा किसने किया? अली बंधुओं ने। किसने किया? अली बंधुओं ने। सीधे सवाल पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन का भारत में नेतृत्व किसने किया? अली बंधुओं ने। अली बंधुओं में एक है शौकत अली। क्या नाम है? शौकत अली। दूसरे हैं मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को। अब सीधे सवाल पूछा जाता है खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो आप क्या बताते हैं? बोलो। आप बताते हैं अक्टूबर 1919। खिलाफत आंदोलन का मूल कारण क्या था? तुर्की का विभाजन, खलीफा के पद को समाप्त करना। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व पूछा जाए भारत में, खिलाफत आंदोलन का भारत में नेतृत्व पूछा जाए तो कौन है? अली बंधु। अली बंधु कौन कौन है? शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन है? शौकत अली और मोहम्मद अली। इस चीज को ध्यान रखना। तो क्यों प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की का विभाजन, खलीफा के पद को समाप्त करना, जिस कारण खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन का भारत में नेतृत्व अली बंधुओं ने किया। अली बंधुओं में शौकत अली और मोहम्मद अली थे। क्लियर है? आगे आप देखते हैं तो आप देखते हैं ये तीन घटनाएं होती। तो आपको एक नोट पॉइंट इसके नीचे ध्यान रखना है कि नोट पॉइंट एक आपको लिखना है। 3 पॉइंट ये देने हैं। आपसे पूछा जाए रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट सीक्वेंस आता है तो आप मार्च 1919, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आप बताएंगे 13 अप्रैल 1919। और फिर आपसे पूछा जाए खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन पूछा जाए आपसे। ये 1919 की 3 घटनाएं हैं तो आप बताएंगे अक्टूबर 1919। क्या है? अक्टूबर 1919। ये 3 घटनाएं। तो आपको ध्यान 1918 में 2 घटनाएं होती, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा किसान आंदोलन। 1917 में एक घटना है चंपारण सत्याग्रह 1917। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा किसान आंदोलन। 1919 में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन। आगे हम देखते हैं असहयोग आंदोलन। अब क्या बात होती है? असहयोग। असहयोग मतलब ब्रिटिश सरकार के सिस्टम को सहयोग ना करना, ब्रिटिश सरकार की कार्यशैली का समर्थन ना करना, इसे कहते हैं असहयोग। इसे ही कहा गया असहयोग आंदोलन। आपको ध्यान रखना है। उसके वजह क्या है? असहयोग आंदोलन का मूल कारण था रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन जैसी घटनाओं ने
असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। और असहयोग आंदोलन को जन्म देना एक बहुत बड़ी बात थी, और उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी ने किया। किसने किया? गांधी ने किया। आगे चलते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन, हेडिंग पड़ेगी आज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इस चीज को ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन का मूल कारण, असहयोग आंदोलन का मूल कारण आपसे पूछा जाए, का मूल कारण। असहयोग आंदोलन हुआ कब? आपको यदि असहयोग आंदोलन का मूल कारण पूछा जाएगा तो आप यही 3 कारण बताएंगे। आपको ध्यान रखना है तीनों कारण वही सेम है। क्या नाम था? रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। फिर जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। इन चीजों को ध्यान रखना है। तो आपसे ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन का मूल कारण क्या था? रॉलेट एक्ट मार्च 1919, रॉलेट एक्ट मार्च 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन अक्टूबर 19। तो असहयोग आंदोलन का मूल कारण, तो गांधी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन जैसी घटनाओं की वजह से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया, असहयोग आंदोलन का संचालन किया कि अब कोई सहयोग नहीं ब्रिटिश सरकार का, अब असहयोग हो रहा। कहने का मतलब है कि याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। ये चीजें यहां पर आती हैं। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। सीधे सवाल पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1920। डेट क्या थी? 1 अगस्त 1920। और 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना इस चीज को। जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो असहयोग आंदोलन, जब गांधी ने असहयोग आंदोलन की भूमिका रखी, उसी समय बहुत सारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने गांधी की इस विचार को इग्नोर किया और काफी भर्त्सना की, आलोचना की कि ये संभव नहीं है। गांधी कहते हैं कि हम इसे 1 वर्ष में स्वराज दिलाने का कार्य करेंगे। 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन होते हैं। नोट पॉइंट देंगे कि हाँ, एक असहयोग आंदोलन का नेतृत्व पूछा जाए तो क्या बताएंगे? गांधी। क्या बताएंगे? गांधी। आपसे अब यहां पर हम नोट पॉइंट देंगे, सीधे पॉइंटों पे आते हैं। लिखते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ? बताइएगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1920 कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता विजय राघव चारी कर रहे थे। उस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद 1920 में ही कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। उस अधिवेशन में एक और प्रस्ताव लाया गया कि असहयोग आंदोलन के तहत भारत को 1 वर्ष में स्वराज दिलाने की संकल्पना रखी गई। 2 अधिवेशन होते हैं, एक सामान्य,
जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो होता है एक विशेष स्पेशल अधिवेशन बुलाया जाता है 1920 में। तो नोट पॉइंट देंगे, लिखेंगे 1920 कांग्रेस, 1920 कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन। 1920 कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की। विजय राघव विजय राघवाचारी। सीधे सवाल पूछा जाता है कि 1920 कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ। 1920 कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां होता है? नागपुर, जिसकी अध्यक्षता करते हैं विजय राघवाचारी। ध्यान रखना 1920 कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। सीधे सवाल आपको बताना होगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी कर रहे थे। आपको ध्यान रखना है 1920 कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की। 1920 कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। अगला पॉइंट लिखेंगे, स्टार बना के लिखते हैं 1920 कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कलकत्ता। 1920 कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, विशेष बुलाया जाता है इसीलिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। स्पेशल देखा जाता है कि ये सेशन होता है 1920 कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता। कहां हुआ? कलकत्ता। विशेष अधिवेशन 1920 कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता, अंडरलाइन करेंगे। 1920 कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पूछा जाए लाला लाजपत राय। किसने की थी? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो 1920 कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। ध्यान रखना है 1920 कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कलकत्ता में गांधी ने एक वर्ष में स्वराज दिलाने की घोषणा की। 1920 कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कलकत्ता में गांधी ने एक वर्ष, कितने वर्ष? एक वर्ष, ध्यान रखना इस लाइन को भैया, एक वर्ष में स्वराज मतलब अपना राज, स्वराज दिलाने की संकल्पना दी। स्वराज दिलाने की संकल्पना दी। अब सुनो कैसे काम करते हैं हम लोग। अब हम लोग एक पॉइंट पे काम करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए असहयोग आंदोलन का मूल कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन की वजह से
1 अगस्त 1920 कब? 1 अगस्त 1920 गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। इस साइड पे एक पॉइंट लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है, इस साइड पे एक पॉइंट हम लोग लिख लेंगे कि 1 अगस्त 1920 बीजी तिलक की मृत्यु हुई। ध्यान रखना इस चीज को। 1 अगस्त 1920 को बीजी तिलक की मृत्यु हुई। 1 अगस्त 1920 को बीजी तिलक की मृत्यु हुई। जिस दिन, दुर्भाग्य देखो, जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट होना था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो फिर से एक बार आते हैं, असहयोग आंदोलन का मूल कारण रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। कब स्टार्ट हुआ? 1 अगस्त 1920 को। नेतृत्व किसने किया? गांधी ने किया। सवाल पूछा जाता है वार्षिक अधिवेशन 1920 कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? नागपुर में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? विजय राघवाचारी। सवाल पूछा जाता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी करते हैं। सवाल पूछा जाता है गांधी ने ये संकल्पना कब दी कि 1 वर्ष में स्वराज दिलाने की संकल्पना 1920 कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कलकत्ता में दी, और जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। 1920 कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता बुलाया जाता है, 1920 कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में बुलाया जाता है। तो नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाए विजय राघवाचारी, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाए लाला लाजपत राय। सवाल पूछा जाए कि 1 वर्ष में स्वराज दिलाने की संकल्पना किस आंदोलन के तहत दी गई थी? तो असहयोग आंदोलन के तहत दी गई थी। और किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए, 1 वर्ष की बात गांधी ने कहा था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय कर रहे थे। अब बात करते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार के सिस्टम का सहयोग ना करना एक प्रकार का असहयोग आंदोलन था। ब्रिटिश सरकार के सिस्टम का सहयोग ना करना ही क्या था? असहयोग आंदोलन। इसमें गांधी का संदेश, क्योंकि गांधी पीक पे हैं, चंपारण सफल करे हैं, अहमदाबाद सफल करे हैं, खिलाफत चंपारण सफल करे हैं, अहमदाबाद सफल किया है, खेड़ा सफल किया है, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, और देखा जाता है कि रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं के तहत ब्रिटिश सरकार का विरोध किया है, और इसकी वजह से गांधी का स्तर बहुत ऊपर है। तो असहयोग आंदोलन, इसीलिए गांधी जब कहते हैं कि 1 वर्ष में स्वराज दिलाएंगे कलकत्ता अधिवेशन में, तो लोग सोचते हैं कि यह वो व्यक्ति है जिसने दक्षिण अफ्रीका से लेकर के भारत में इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं। इन बड़े बड़े कार्यों की वजह से इस व्यक्ति में वो मादा है, वो क्षमता है कि ये व्यक्ति कर सकता है। इसलिए छात्रों ने स्कूल छोड़े, सरकारी नौकरशाहों ने नौकरियां छोड़ी, वकालत करने वाले वकालत छोड़े। ब्रिटिश सरकार के सिस्टम में जो लोग थे उन्होंने उस सबको छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य है ब्रिटिश सरकार का असहयोग किया। लोगों ने अहिंसा पूर्वक, देखा जाता रैलियां निकाली, धरना दिए। सिस्टम का सहयोग नहीं करेंगे जब तक हमें हमारे देश को स्वतंत्र नहीं किया जाता है, जब तक हम स्वराज हमें नहीं मिलता है, तब तक हम सिस्टम का असहयोग ही करेंगे। ये चल रहा था बड़े पैमाने पर, चीजें धरातल पर थी। लेकिन 1 अगस्त 1920 से 1 अगस्त 1921, 1 साल पूरा हुआ। 1 अगस्त 1921 से फरवरी 1922, लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
कम से कम देखा जाता है कि लगभग 19 महीने यह आंदोलन चलता रहा। तब तक कोई समस्या नहीं आई। ब्रिटिश सरकार बैकफुट पर देखती रही खड़े होकर के कि कब मौका मिले, कब इस आंदोलन को दबा दिया जाए। ध्यान रखना है, कब मौका मिले, कब इस आंदोलन को दबा दिया जाए। उसी समय एक घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ और पुलिस वालों के मध्य एक मुठभेड़ हो जाती है। उस मुठभेड़ में आंदोलनकारियों ने परेशान होकर चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस थाना है उस पर हमला कर दिया, जिसमें लगभग 22 ब्रिटिश पुलिसकर्मियों की हत्या हुई और कई आंदोलनकारी भी शहीद हुए। आंदोलन का मोटो था, आंदोलन का उद्देश्य था कि आंदोलन अहिंसा पर चलेगा। और यहां क्या हो गई? हिंसा हो गई। क्यों? थाने को जला दिए, 22 पुलिसकर्मी मार दिए गए, एक हिंसा हो गई। हिंसा के कारण समस्याएं पलट गई। जब चौरी चौरा नामक घटना हुई उस समय सवाल पूछा जाता है गांधी कहां थे? तो गांधी बारदोली में थे। और बारदोली जगह कहां पड़ती है? बारदोली जगह पड़ती है कहां? गुजरात में। आंदोलन वापस ले लिया जाता है तो नाम आता है, ध्यान रखना है कि चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा जो घटना घटित होती है, आपको ध्यान रखना है कि 5 फरवरी 1922। कब घटित होती है? 5 फरवरी 1922। देखा जाता है आंदोलनकारी और ब्रिटिश सिपाहियों के बीच मुठभेड़ हो जाती है। उस मुठभेड़ की वजह से आंदोलनकारियों ने क्या किया कि चौरा चौरी नामक स्थान पर एक पुलिस थाना था उसको जला दिया, क्योंकि ब्रिटिश जो सिपाही थे आंदोलनकारियों को जबरदस्ती प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी वजह से बताया जाता है आंदोलनकारियों ने आपा खो दिया और उनके बीच में मुठभेड़ हुई। इसमें बहुत असहयोग आंदोलनकारी भी हताहत हुए। उसकी वजह से देखा गया है कि हताहत हुए और उसके बाद में हुआ क्या कि 22 पुलिसकर्मी भी, उनकी 22 पुलिसकर्मियों की भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार देखा गया चौरी चौरा नामक पुलिस थाने पर इस घटना की वजह से आंदोलन हिंसक हो गया। हिंसक आंदोलन होने की वजह से जब बताया जाता है, जब आंदोलन हिंसक हुआ उसकी वजह से देखा जाता है, जिसकी जानकारी उसकी वजह से असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ता है। कब? आपको ध्यान रखना है कि चौरी चौरा कांड की जानकारी गांधी को 12 फरवरी 1922 को उनके संज्ञान में होती है जब वह बारदोली में थे। तो आपको पता होना चाहिए कि चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922। ठीक है, पूछा है चौरी चौरा घटना के दौरान गांधी कहां थे? चौरी चौरा घटना के दौरान गांधी बारदोली में थे। कहां थे? बारदोली में। सीधे सवाल पूछा जाता है बारदोली है कहां? तो आपको बताना होगा कि पूछा जाए बारदोली कहां है तो आपको बताना हो बारदोली भैया कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सवाल पूछा चौरी चौरा घटना की जानकारी गांधी को, सवाल पूछा चौरी चौरा घटना की जानकारी गांधी को किस डेट में मिलती है?
12 फरवरी 1922। कौन सी डेट है? 12 फरवरी 1922। तो चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922। क्लियर है? सीधे सवाल पूछा जाता है। चौरी चौरा घटना जो होती है 5 फरवरी 1922, ये घटना कहाँ? गोरखपुर। चौरी चौरा घटना कहाँ हुई? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो चौरी चौरा घटना गोरखपुर 5 फरवरी 1922 के दौरान गांधी बारदोली में थे, और बारदोली कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। चौरी चौरा घटना की जानकारी गांधी को 12 फरवरी 1922, कब? 12 फरवरी 1922 को प्राप्त होती है। जिसकी वजह से, इस घटना की वजह से, हिंसा की घटना की वजह से गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया। तो चौरी चौरा घटना की वजह से असहयोग आंदोलन वापस लिया। असहयोग आंदोलन वापस लिया। सीधे सवाल पूछा जाता है कि गांधी ने किस घटना कांड के तहत असहयोग आंदोलन वापस लिया है? तो आपको बताना होगा कि चौरी चौरा घटना। इससे चौरी चौरा जो घटना है, चौरी चौरा कांड भी बोला, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा घटना, इसको ध्यान रखना। चौरी चौरा घटना है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? गोरखपुर। कब हुआ? 5 फरवरी के दौरान गांधी बारदोली में थे। बारदोली कहाँ है? गुजरात में है। चौरी चौरा कांड की जानकारी गांधी को 12 फरवरी 1922 को प्राप्त होती है। कब जानकारी हुई? चौरी चौरा घटना की जानकारी गांधी को 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा की वजह से असहयोग आंदोलन वापस लिया। किसकी वजह से? चौरी चौरा की। सवाल पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन की वजह से, असहयोग व आंदोलन की वजह से गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया जाता है। चौरी चौरा देखा जाना, नोट पॉइंट देंगे। असहयोग, चौरी चौरा कांड के तहत असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने के संदर्भ में, चौरी चौरा कांड के तहत असहयोग आंदोलन नेतृत्व करने के संदर्भ में गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें 6 वर्ष का कारावास। तो ध्यान रखना है कि चौरी चौरा कांड जैसी घटना, कांड जैसी घटना के तहत असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गांधी। ध्यान रखना, चौरी चौरा कांड जैसी घटना के तहत असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गांधी को 10 मार्च, कितनी मार्च? 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया जाता है। चौरी चौरा कांड जैसी घटना के तहत असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया जाता है, 6 वर्ष का कारावास। गिरफ्तार किया जाता है तथा जिसके तहत 6 वर्ष का कारावास दिया जाता है, जिसके तहत 6 वर्ष का, कितने वर्ष का? 6 वर्ष का कारावास। अब देखो एक बार फिर से, सीधे सवाल पूछा जाता है, चौरी चौरा कांड जैसी घटना के तहत
असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके तहत 6 वर्ष का कारावास। लेकिन स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण उनको 2 वर्ष के पश्चात रिहा कर दिया जाता है। तो गांधी को ध्यान, अगला पॉइंट लिखें, गांधी का स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण, गांधी का स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण, न ठीक होने के कारण 2 वर्ष के पश्चात गांधी का स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण 2 वर्ष के पश्चात रिहा कर दिया जाता है। गांधी का स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण 2 वर्ष के पश्चात रिहा कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सवाल कैसे बनते हैं। चौरी चौरा घटना कहां? गोरखपुर। चौरी चौरा कहां है? गोरखपुर। घटना कब घटित होती? 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा के घटना के दौरान गांधी बारदोली में थे। पूछा था गांधी कहां थे? बारदोली में थे। बारदोली कहां है? गुजरात में है। चौरी चौरा की जानकारी गांधी को 12 फरवरी 1922 को प्राप्त होती है। चौरी चौरा की वजह से असहयोग आंदोलन वापस लिया। नोट पॉइंट देंगे, चौरी चौरा कांड जैसी घटना के तहत असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके तहत 6 वर्ष का कारावास। इस यहां पर देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, गांधी का स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण 2 वर्ष के पश्चात रिहा कर दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिएगा, असहयोग आंदोलन की वजह से कांग्रेस का विभाजन और एक नई पार्टी स्टेबल होती है, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। एक ये कंडीशन चल रही है, तो ध्यान रखना है कि नेक्स्ट हेडिंग है स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? 1923। सीधे सवाल आता है, असहयोग आंदोलन की वजह से कांग्रेस का विभाजन और स्वराज पार्टी का गठन। अब इस पर हम लोग इस साइड में असहयोग आंदोलन फिर से आते हैं। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन की वजह से, असहयोग आंदोलन की वजह से, असहयोग आंदोलन की वजह से कांग्रेस का विभाजन किसका होता है? कांग्रेस में फूट पड़ी। कांग्रेस में फूट पड़ी, जिसकी वजह से स्वराज पार्टी का गठन। अंडरलाइन करेंगे, स्वराज पार्टी का गठन 1900 कब होता है? सीधे सवाल पूछा जाता है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? स्वराज पार्टी का गठन 1923। स्वराज पार्टी का संस्थापक, आपसे पूछा जाए संस्थापक, तो क्या बताएंगे? स्वराज पार्टी का संस्थापक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि C.R. दास। कौन है? C.R. दास। C.R. दास का मतलब है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। सीधे सवाल पूछा, संस्थापक C.R. दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष स्वराज पार्टी का अधिवेशन पहले लिखते हैं। स्वराज पार्टी का
प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन पूछा जाएगा तो कहां हुआ? प्रयागराज। उस समय क्या हुआ करता था? इलाहाबाद। प्रथम अधिवेशन प्रयागराज। स्वराज पार्टी, प्रथम अधिवेशन स्वराज, प्रथम अधिवेशन प्रयागराज। अध्यक्षता की, अध्यक्षता, अध्यक्षता पूछेंगे तो क्या बताएंगे? CR दास। कौन है? CR दास, मतलब चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष आया है सवाल का। स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए, प्रथम का प्रथम अध्यक्ष, सीधे सवाल आता तब भी आप क्या बताएंगे? CR दास। क्या बताएंगे? CR दास। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि स्वराज पार्टी के महासचिव, के महासचिव कौन थे? पार्टी का महासचिव बहुत बड़ा पद होता है। महासचिव मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। अब देखो, असहयोग आंदोलन की वजह से कांग्रेस में फूट पड़ी, जिसकी वजह से, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन की वजह से कांग्रेस में फूट पड़ी, जिसकी वजह से स्वराज पार्टी का गठन हुआ। प्रश्न बनता है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन पूछा जाए कहां होता है? प्रयागराज। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? CR दास। स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो भी आप क्या बताएंगे? CR दास। महासचिव पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? मोतीलाल नेहरू। आप इस कंडीशन में देखिएगा, आप एक कांग्रेस के अंतर्गत दो ग्रुप बन गए। एक कांग्रेस से टूट टूट कर आप देखते हैं कि मतलब स्वराज पार्टी में लोग जाने लगे और कांग्रेस का स्तर गिरने लगा। स्वराज पार्टी की ही देन है कि भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। सवाल पूछा जाता है किस पार्टी की देन है कि भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो आप बताएंगे स्वराज पार्टी की ही देन है कि सर्वप्रथम भारतीयों को सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। आप देखते हैं विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी से संबंधित हैं, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय विधान मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय विधान मंडल का स्पीकर कौन था? सर्वप्रथम कौन भारतीय है? जिसका नाम है श्री विट्ठल भाई पटेल, जो वल्लभ भाई पटेल के भाई थे। श्री विट्ठल भाई पटेल, इन्हें स्पीकर के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो सवाल पूछा जाए प्रथम स्पीकर या लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम स्पीकर या अध्यक्ष पूछा जाए, सेंट्रल देखा जाता विट्ठल भाई पटेल, और ये किस पार्टी से संबंधित थे? स्वराज पार्टी से संबंधित थे। तो आगे आप इसी तरह साइड में हम लोग लिखते हैं, नोट पॉइंट लिख देंगे। नोट पॉइंट में लिखते हैं कि स्वराज पार्टी की वजह से सर्वप्रथम भारतीयों को सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। स्वराज पार्टी की वजह से सर्वप्रथम भारतीयों को सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। स्वराज पार्टी की वजह से सर्वप्रथम भारतीयों को सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इस चीज को ध्यान रखना है,
कौन सी पार्टी है? स्वराज पार्टी की वजह। सर्वप्रथम किसे? भारतीयों को क्या बनने का? सांसद बनने का क्या प्राप्त हुआ? गौरव प्राप्त हुआ। विट्ठल भाई पटेल, स्टार अगला पॉइंट लेंगे। विट्ठल भाई पटेल, ध्यान रखना, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल किससे संबंधित हैं? स्वराज पार्टी से। स्वराज पार्टी से हैं। केंद्रीय अध्यक्ष, स्पीकर, क्या बोलेंगे? स्पीकर मतलब अध्यक्ष, अध्यक्ष नियुक्त हुए केंद्रीय विधानमंडल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानमंडल में, केंद्रीय विधानमंडल में। आपसे पूछा जाए केंद्रीय, वर्तमान में इस समय कौन है केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला है इस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानमंडल के स्पीकर या अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। तो स्वराज पार्टी की वजह से सर्वप्रथम भारतीयों को सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वराज पार्टी से संबंधित। आपको ध्यान रखना है, विट्ठल भाई किससे संबंधित है? स्वराज पार्टी से संबंधित। स्पीकर बोले चाहे अध्यक्ष बोले, कहां? केंद्रीय विधानमंडल में। केंद्रीय विधानमंडल में पहले स्पीकर विट्ठल भाई पटेल नियुक्त होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना कि भारत के प्रथम भारतीय स्पीकर जो थे, कौन था? केंद्रीय विधानमंडल में कौन स्पीकर के पद पर नियुक्त हुआ? तो विट्ठल भाई पटेल। किस पार्टी से संबंधित थे? स्वराज। स्वराज पार्टी का गठन किस लिए होता? असहयोग आंदोलन में फूट की वजह से कांग्रेस पार्टी से लेकर कर लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की और स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन प्रयागराज में हुआ। उस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास कर रहे थे और CR दास जबकि संस्थापक थे, स्थापना की थी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, और जिसमें CR दास इसके अध्यक्ष हुए और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव हुए। अब सवाल कैसे बनते हैं? सवाल बनता है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923। स्वराज पार्टी का संस्थापक CR दास और मोतीलाल नेहरू। प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? प्रयागराज में। अध्यक्षता किसने की थी? CR दास ने की थी। अध्यक्ष कौन था इस पार्टी का? CR दास थे। मोतीलाल नेहरू कौन थे? महासचिव कौन था? मोतीलाल नेहरू थे। किस पार्टी की देन है कि भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ? आया हुआ सवाल है, तो आप बताएंगे स्वराज पार्टी। सवाल पूछा है प्रथम भारतीय स्पीकर या अध्यक्ष केंद्रीय विधानमंडल में किससे नियुक्त किया गया? तो क्या बताएंगे? विट्ठल भाई पटेल। अब देखिएगा, ये तो दूसरी पार्टी चलने लगी, पार्टी स्टेबल हो गई, कांग्रेस का ग्राफ नीचे जाने लगा। इसकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने ताकत लगाई और गांधी को रिहा करने के लिए प्रयास करना स्टार्ट किया। बहाना बताया जाता है, इतिहासकार लिखते हैं कि मतलब वजह ढूंढी गई बीमार की वजह से, क्योंकि गांधी ने अंग्रेजों का सहयोग भी बहुत किया है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। उस सहयोग को मद्देनजर रखते हुए लोगों की सिफारिश की वजह से बहाना बनाया गया, गांधी को 2 वर्ष के बाद रिहा कर दिया गया। गांधी को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन गांधी को लोग इग्नोर करते हैं, कहते हैं इनकी वजह से असहयोग आंदोलन, इन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, स्वराज के सपने दिखाए और आंदोलन को वापस ले लिया, इसलिए हम इनके वजूद को नहीं मांगते हैं। यदि इन्हें कांग्रेस में, उत्तर भारत में देखा जाए, कांग्रेस अगर जो वजूद देती है तो हम इनका बहिष्कार करेंगे। ये कांग्रेस के साथ साथ बाहर जनमानस कह रहा है, छात्र कह रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं, वकील कह रहे हैं। इन सब समस्याओं की वजह से गांधी को कद बढ़ाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस।
2 वर्ष के बाद गांधी की तो रिहाई करा लेते हैं, और रिहाई कराने के बाद गांधी को जैसे ही 1924 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए नॉमिनेट करते हैं और एक बड़े पैमाने पर विरोध होता है, और सबसे ज्यादा विरोध उत्तर भारत में होता है। कहते हैं यदि गांधी अध्यक्ष होते हैं तो काले झंडे दिखाए जाएंगे और उसका बहिष्कार किया जाएगा। इस वजह से कांग्रेस द्वंद्व में पड़ी है कि गांधी के स्तर को कैसे मेंटेन किया जाए। इसलिए 1924 कांग्रेस का अधिवेशन दक्षिण भारत ले जाने का प्रयास किया जाता है, और उस अधिवेशन के 1924 कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन आयोजित किया जाता है, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी करते हैं। और गांधी ने सिर्फ जीवन में एक बार ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1924 कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में। ध्यान रखना, 1924 कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में। आगे आप देखते हैं 1924 कांग्रेस के बेलगांव 1924 कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी। 1924 कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गांधी ने की। ध्यान रखना, किसने की? गांधी ने की। एकमात्र अधिवेशन की गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की। अधिवेशन की अध्यक्षता की। बस सीधे सवाल पूछा जाए 1924 कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गांधी ने की। प्रश्न बनता है बेलगांव है कहां? तो बेलगांव आपको बताना होगा कर्नाटक में है। बेलगांव कहां है? कर्नाटक में है। बेलगांव जगह कहां पड़ती है? कर्नाटक में। तो 1924 कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी ने की। बेलगांव कहां है? कर्नाटक में है। गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की अपने जीवन में। आपको ध्यान रखना है 1924 कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी करते हैं। गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है। बेलगांव कहां पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। इस चीज को आगे देखा जाए, गांधी के स्तर को काफी कांग्रेस संवारने की कोशिश करती है, लेकिन गांधी को वो कद नहीं मिलता है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इसलिए गांधी जी 1924 के बाद रचनात्मक कार्यों में अपने समय को लागू करना, अपने समय को देखा जाए रचनात्मक कार्यों के लिए सेट करने का प्रयास करते हैं। कुछ समय के लिए राजनीति से वो दूर रहते हैं, क्योंकि युवा शक्ति जो है असहयोग आंदोलन से असहयोग आंदोलन की वजह से कैरियर खराब हुआ, तो लोगों ने गांधी को इग्नोर करना शुरू किया। इसलिए गांधी अपने कद को देखते हुए राजनीति से कुछ समय के लिए बैकफुट पर होते हैं। तो आज हम लोगों ने यहां तक काम किया। फिर से हम लोग कुछ चीजों को एक समराइज करेंगे सरसरी तरीके से कि हम लोगों ने किस प्रकार चीजों पर काम किया है। जैसे देखते हैं कि आप देखते हैं उन चीज़ों को जिस पे बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, कि जैसे देखा जाता है अब एट द ग्लांस टू द पॉइंट हम लोग चीज़ों को देखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आपसे इसे पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी ने किया। चंपारण सत्याग्रह किस खेती के लिए हुआ था? नील की खेती। नील की खेती को क्या कहते थे? तिनकठिया पद्धति की खेती। कितने भूभाग पर होती थी? 3/20 भूभाग पर। और 3/20 भूभाग का कितना परसेंट था उस समय? 15% था। नील की खेती का चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि थी। आगे देखते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918। नेतृत्व किसने किया? गांधी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के तहत गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल की।
मिल मजदूर बोनस की मांग कर रहे थे क्योंकि प्लेग नामक बीमारी की वजह से जनधन की हानि हुई थी। कितने परसेंट बोनस की डिमांड थी? 35% बोनस की डिमांड थी। खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ? 1918 में हुआ। खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी ने किया था। मूल कारण क्या था? सूखा के कारण अकाल पड़ने की वजह से किसान लगान देने में असमर्थ थे। खेड़ा किसान आंदोलन, खेड़ा के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गांधी से भेंट की। 1918 में अहमदाबाद और 1918 में ही खेड़ा, पहले अहमदाबाद होता है उसके बाद खेड़ा होता है। आगे रॉलेट एक्ट कब आया? मार्च 1919 रॉलेट एक्ट मार्च 1919, ध्यान रखना इस चीज को। रॉलेट एक्ट कब आया? मार्च 1919। रॉलेट एक्ट का नेतृत्व पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? सर सिडनी रॉलेट। रॉलेट एक्ट का नेतृत्व पूछा जाए किसने किया था? सर सिडनी रॉलेट। नेतृत्व शब्द भी बोल सकते हैं या रॉलेट एक्ट किसके अध्यक्षता में गठित हुआ था? तो उनका नाम था सर सिडनी रॉलेट, जिसे कहा गया, सवाल पूछा बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर पंजाब, जनरल ओ डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में एकत्रित भीड़ पर गोली चलवाई, ध्यान रखना है, गोली चलवाई जिससे सैकड़ों लोगों की हत्या हुई। जलियांवाला बाग में एकत्रित भीड़ होने का कारण डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के संदर्भ में। हंटर कमीशन का गठन 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गठित जांच कमेटी के द्वारा की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि, गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइट की उपाधि वापस कर दी और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। खिलाफत आंदोलन अक्टूबर 1919। खिलाफत आंदोलन का मूल कारण है तुर्की का विभाजन और खलीफा के पद को समाप्त करना। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व पूछा जाता है, खिलाफत आंदोलन का भारत में नेतृत्व पूछा जाए, अली बंधुओं ने किया। अली बंधु कौन है? शौकत अली और मोहम्मद अली। नोट पॉइंट देखें, रॉलेट एक्ट मार्च 1919, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन अक्टूबर 1919। असहयोग आंदोलन का मूल कारण रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत आंदोलन की वजह से 1 अगस्त 1920 को गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन नागपुर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता विजय राघव चारी ने की और इसी आंदोलन में यह असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। 1920 कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। उस अधिवेशन में एक गांधी ने संकल्पना दी थी कि 1 वर्ष में स्वराज दिलाने का कार्य करेंगे। 1 वर्ष में स्वराज दिलाने की संकल्पना दी गई। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन की वजह से कांग्रेस में फूट पड़ी, जिसकी वजह से स्वराज पार्टी का गठन, कांग्रेस में फूट जिसकी वजह से स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी का गठन 1923। स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास, मोतीलाल नेहरू। प्रथम अधिवेशन प्रयागराज, अध्यक्ष CR दास। प्रथम अध्यक्षता पूछा जाएगा, CR दास ने की। और महासचिव कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की वजह से सर्वप्रथम भारतीयों को सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी से संबंधित हैं। स्पीकर जिन्हें अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं केंद्रीय विधानमंडल के। पहले अध्यक्ष पूछा जाए केंद्रीय विधानमंडल तो आप बताएंगे विट्ठल भाई पटेल। आगे है देखते हैं, गांधी के कद को बढ़ाने के लिए 1924 कांग्रेस सेशन होता है। कांग्रेस सेशन का आयोजन देखा जाता है कहाँ? बेलगांव होता है। बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में, जिसकी अध्यक्षता गांधी करते हैं और एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता अपने जीवन में गांधी ने की। तो आज यहाँ तक हम लोग देखा जाता है गांधी के संदर्भ में जो हम लोग काम करते हुए आए हैं, यहाँ तक चीज़ों को लेकर आए हैं। आगे अब गांधी के वजूद को हम लोग तब जोड़ेंगे जब बीच में एक क्रांतिकारी आंदोलन हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर गांधी को आगे लेकर चलेंगे। नहीं तो बीच की चीज़ें ये स्लिप होंगी, है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर अभी नहीं होगी, बीच की चीज़ें आगे बताएंगे। तो इसलिए हम लोग
आगे जो टॉपिक हम अलॉट करते हैं कि द्वितीय क्रांतिकारी आंदोलन, क्योंकि इन चीजों को जोड़ेंगे यहां पर। असहयोग द्वितीय क्रांतिकारी आंदोलन 1924 से 34, ये क्यों? क्योंकि अब देखो द्वितीय क्रांति, यही असहयोग आंदोलन से निराश युवाओं ने क्रांति के बल पर स्वराज लाने की संकल्पना ली। इसलिए द्वितीय क्रांतिकारी आंदोलन की संख्या 1924 से 1934 तक असहयोग आंदोलन से परेशान युवाओं ने आंदोलन का संचालन किया। थैंक यू क्लास, मैं अजय सिंह। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलते हैं द्वितीय क्रांतिकारी आंदोलन 1924 से 34 के बीच की घटनाओं के साथ। फिर हम आगे गांधी जी के किए गए जो कार्यों का उल्लेख करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।